जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद केसी त्यागी की गिनती देश के प्रबुद्ध नेताओं में होती है। कई दशकों से राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय केसी त्यागी का जन्म 10 दिसंबर 1950 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। त्यागी ने मेरठ विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई की। राजनीति के साथ समाज सेवा को पेशे के तौर पर अपनाया। 1984 में लोकदल पार्टी से केसी त्यागी नेशनल सेक्रेटरी चुने गए और यही नहीं, त्यागी जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और यहीं से शुरुआत हुई केसी त्यागी के राजनीतिक सफर की। 1989 में 9वें लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1994 में समाजवादी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने और 1999 में जेडीयू के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। वर्तमान में केसी त्यागी राज्यसभा सांसद, जेडीयू के प्रवक्ता होने के साथ महासचिव भी हैं। केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड पार्टी के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति आने वाले समय में राजनीति की दिशा तय करेगी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद केसी त्यागी साहब। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपकी सरकार सत्ता में है। अगर जो वहाँ पे अच्छे काम अभी तक हुए हैं, जो भी कामकाज सरकार के पूरे हुए हैं, उसका पूरा क्रेडिट आपकी सरकार को जाएगा। लेकिन जो काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस बार के चुनाव में? पिछले दिनों जब कार्यक्रम चला था घर घर दस्तक, हर घर दस्तक, तो मुझे भी उस कार्यक्रम में जाने का मौका मिला था। 5 मुख्य सवाल हमने अपने मतदाताओं से या बिहार के वासियों से पूछे थे। 1, क्या शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है? 2, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति से आप प्रसन्न हैं? 3, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है? 4, क्या सड़कों के, हाईवे के निर्माण की गति से आप संतुष्ट हैं? 5, क्या बिजली की वर्तमान परिस्थिति से आप संतुष्ट हैं? और आपको आश्चर्य होगा, अधिकांश मतदाताओं ने सकारात्मक राय रखी, लेकिन कई क्षेत्रों में सुधार की और आवश्यकता है, ऐसी मांग भी जनता के द्वारा उठाई गई थी, जिसका आपने जिक्र किया। और ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारे लक्ष्य की शुरुआत है। लक्ष्य हमारा इसको देश का सबसे स्वाभिमानी, सशक्त और प्रोस्पेरस राज्य बनाने का है, जहां उद्योग लगें। और उस दिन की कल्पना हमारे दिमाग में है जब बिहार का कोई भी निवासी नौकरी के लिए बिहार से बाहर ना जाए, बिहार का कोई भी उद्यमी उद्योग लगाने के लिए बाहर ना जाए, जब दूसरे देश के हिस्सों के उद्यमियों में और छात्रों में ये होड़ लगे कि नहीं, हम बिहार जाएंगे, हमारा लक्ष्य वो दिन है। अगर बात करें बिहार की, तो वहाँ पर आप लोगों का मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जो केंद्र में सरकार में है और उनके पास अगर संसाधनों की बात करें तो काफ़ी मात्रा में है, चाहे उद्योगपति हों या फिर रणनीति की बात करें। तो ऐसे में उन्हें आप कैसे मात दे पाएंगे? देखिए, हम समाजवादी आंदोलन से जो निकले हुए लोग हैं, वो विचारधारा से चुनाव लड़ते हैं, संसाधनों से नहीं। चाहे वो डॉक्टर लोहिया की पार्टी हो, जयप्रकाश जी के नेतृत्व की हो, कर्पूरी ठाकुर की हो, चौधरी चरण सिंह जी की हो। हम लोग साधनहीन दलों में रह कर के भी साधन संपन्न दलों का मुकाबला करते रहे हैं। हमारे पुरखे कांग्रेस पार्टी को हराने में नाकामयाब रहे हैं और अब हमारा मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले दिनों मैंने गुजरात के उद्योगपतियों द्वारा जो बांटी जा रही साड़ियां हैं, उसका मैंने दिखाया था किस तरह से 200 करोड़ रुपयों की साड़ियों को गुजरात के इन पूंजीपति के जरिए राधे राधे साड़ी स्टोर से मंगा करके बिहार में बांटा गया था। लेकिन हमारा जो गठबंधन है वो वोट की दृष्टि से इतना सशक्त और मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्रों का पैसा एक तरफ और हमारे गठबंधन की ताकत एक तरफ, जो उन पर भारी पड़े। अगर बात करें इस बार के चुनाव की, तो आप लोगों का
मूलतः मुद्दा क्या होगा, क्योंकि अगर विपक्ष की बात करें तो वो भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर। देखिए, भ्रष्टाचार और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। भाजपा भी जानती है कि 8 साल तक उन्होंने इकट्ठे काम किया है और गुड गवर्नेंस के लिए और बेस्ट चीफ मिनिस्टर के लिए आधा दर्जन से पुरस्कार और आधा दर्जन से ज़्यादा राष्ट्रीय चैनलों के द्वारा उनको अभिनंदन किया जा चुका है। तो भ्रष्टाचार की तो बात जो वो कोई कहते हैं तो गलत कहते हैं। जहाँ तक विकास का है, हमारे इस बार के जनता से वोट मांगने का अभिप्राय मकसद सिर्फ एक है, बढ़ता रहे बिहार। जिस नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की जनता ने आस्था जता करके 10 साल तक बिहार को बढ़ने का आगे का मौका दिया है, तो वो प्रगति की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार जी को भी एक अवसर उस रफ्तार को और तेज करने के लिए देना चाहिए। यही हमारे चुनाव का मुख्य मुद्दा है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। तो वो भी कटोरा लेकर के दिल्ली की सरकार के सामने उसी अंदाज में आया करते थे जिस अंदाज में आजकल नीतीश कुमार अपने राज्य के स्पेशल स्टेटस के लिए दिल्ली में आते हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार ने कभी उनको भिखारी की तरह से ट्रीट नहीं किया। वेलकम बैक। अगर हम उत्तरी बिहार की बात करें सर, तो लगभग 6 महीने बाढ़ में डूबा रहता है। वहाँ पर जो भी विकास के कार्य होते हैं वो बाढ़ में एक तरीके से नष्ट हो जाते हैं। कुछ दिन पहले मोदी जी दुबई गए थे, जहाँ पर उन्होंने कहा कि उन तमाम परेशानियों के लिए वो नेपाल से बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपके सरकार की बात करें तो अगर देखा जाए बिहार और केंद्र में बन नहीं रही है, ऐसे में अगर वहाँ की जनता की बात करें तो वो कब तक पिसते रहेंगे? देखिए, मैं ब्लेम गेम पॉलिटिक्स में यकीन नहीं करता। कोसी और ब्रह्मपुत्र ये प्रकृति के वरदान भी हैं और ये आसाम और बिहार के अभिशाप भी हैं। 6 महीने समूचा आसाम अनंत काल से जो आ रही बाढ़ है उसको झेलता है, और ऐसा ही कोसी की विभीषिका है जो बिहार को हर साल झेलनी पड़ती है, जो प्राकृतिक प्रकोप है। लेकिन जो पिछली जो बाढ़ आई थी तो बिहार सरकार के पुनर्वास की, बिहार सरकार के राहत की, भारत नहीं समूचे दुनिया भर के लोगों ने जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कामों में लगे हुए हैं उन्होंने सराहना की थी। जहाँ तक प्रधानमंत्री महोदय के प्रश्न का सवाल है, तो हमारी और नेपाल की सरकार की कई बार वार्ताएं हुई हैं। केंद्र सरकार का भी उसमें जल संसाधन नियंत्रण के तौर पर दखल रहता है। प्रधानमंत्री अपने गुड ऑफिस का यूज़ करके हमारे और नेपाल सरकार के अधिकारियों की कोई योजना बनाते हैं, तो ऐसे किसी भी कार्य और योजना समूह को जनता दल यूनाइटेड, उसकी सरकार और उसके मुखिया श्री नीतीश कुमार सहयोग करें। कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि नीतीश कुमार के अहंकार का खामियाजा बिहार के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उनका कहना था कि नीतीश कुमार के डीएनए में ही दोष है। अहंकार तो राजाओं के होते हैं, प्रजाओं के अहंकार नहीं होते। श्री नरेंद्र मोदी राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं। ऐसे ही पिछले 15 साल तक जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो भी कटोरा लेकर के दिल्ली की सरकार के सामने उसी अंदाज में आया करते थे जिस अंदाज में आजकल नीतीश कुमार अपने राज्य के स्पेशल स्टेटस के लिए दिल्ली में आते हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार ने कभी उनको भिखारी की तरह से ट्रीट नहीं किया। जिस तरह से श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री को एक भिखारी के और याचक के रूप में पेश किया। नीतीश कुमार का अहंकार नहीं, नीतीश कुमार का स्वाभिमान है जो बढ़ते हुए बिहार के लिए है। और ये अहंकार तो प्रधानमंत्री की उस भाषा से झलकता है जो राज्यों के द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्ट होकर दिल्ली के पास आता है, वहाँ से फिर राज्यों की योजनाएं केंद्रित होती हैं। उसको भी अगर आप दान मानते हैं या एहसान मानते हैं या भीख मानते हैं तो ये दिल्ली की सरकार का दोष है, राज्य सरकार का नहीं। नीतीश कुमार अक्सर ये आरोप लगाया करते थे कि जो मोदी की सरकार है वो ट्विटर की सरकार है। आजकल वो खुद उस ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपने अच्छा सवाल किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में
सोशल मीडिया पर जो करामात श्री नरेंद्र मोदी ने की है वो निसंदेह सराहनीय है और विचाराधीन है। और कुछ चीज़ें हैं जिनका जवाब उसी भाषा में दिया जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टिट फॉर टैट। तो नीतीश कुमार जी ने ट्विटर का सहारा लेकर के जो ट्विटर गवर्नमेंट है उसका जवाब देने का प्रयास किया है। मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूं। आपकी जो सहयोगी पार्टी है, चाहे वो एनसीपी हो या समाजवादी पार्टी ने भी कुछ सीटों की, तकरीबन 12 सीटों की मांग की है। वहीं दूसरी ओर अगर एनसीपी की बात करें तो उन्होंने तो धमकी भी दी है थर्ड फ्रंट से लड़ने की। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप? देखिए, ये चुनौती दोनों गठबंधनों में मौजूद है। आरएलएसपी भी, एलजेपी भी, हम भी, तीनों दलों ने भी भाजपा से डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा सीटों की मांग की है। ऐसी समस्या का मुकाबला हम लोगों को करना पड़ता है। लेकिन मुख्य जो विवाद था वो जेडीयू और आरजेडी की सीटों को लेकर के था। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो हमारे गठबंधन के मुखिया हैं। जितनी सीट हम और लालू जी लड़ रहे हैं वो सब समाजवादी पार्टी की सीट हैं, इसलिए उनसे हमारा कोई विवाद नहीं है। हाँ, एनसीपी के अलग होने का और नाराज होने का हमें ज़रूर शिकायत है। उनको सार्वजनिक मंच से अपनी पीड़ा का इजहार नहीं करना चाहिए था। वो बैठते, बातचीत करते। वैसे भी एनसीपी का राज्य में उस तरह का प्रभाव विजिबल नहीं है जैसे कि और दलों का है। क्योंकि एनसीपी लगातार कह रही है कि आपने और आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर सीटों का बंटवारा कर लिया और उनको पूछा भी नहीं। पिछले 25 सालों से एनसीपी का बिहार में कोई भी विधायक नहीं है। उनकी पार्टी की उस तरह की मजबूती वहाँ पर नहीं है जैसा कि और एस्टिमेशन किया जा रहा है। क्या शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी को जेडीयू की तरफ से टिकट दिया जाएगा, जिस तरीके से विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं? शत्रुघ्न सिन्हा जी जेडीयू, आरजेडी या बीजेपी के टिकट के मोहताज नहीं है। उनकी छवि, कीर्ति और उनकी कदकाठी इन दलों के टिकटों से बड़ी है। पूनम सिन्हा जी सोशल वर्कर हैं और वो कई रचनात्मक कामों में लगी रहती हैं। उन्होंने कभी किसी अवसर पर, ना उन्होंने स्वयं न श्री शत्रु ने किसी अवसर पर कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया। अगर कोई ऐसा सुझाव आता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे और 1 मिनट की देरी भी उनके द्वारा सुझाए गए किसी नाम को स्वीकार करने में हमें नहीं हो। इस बार के चुनाव में आप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उतार रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि फायदा पहुंचेगा चुनाव में? देखिए, ये एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट है एक दूसरे के विचारों के लिए। नीतीश कुमार जी की गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को और उसके गरूर को तोड़ने का काम दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी ने किया था, और जो उनकी गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार की लड़ाई, ये कुछ चीज़ें दोनों नेताओं में, दोनों दलों में कॉमन हैं। हम एक दूसरे के साथ सोशल लेवल पर भी और पॉलिटिकल लेवल पर भी तालमेल करते रहते हैं। पिछले श्री केजरीवाल द्वारा आहूत एक प्रोग्राम में श्री नीतीश कुमार जी आए थे और उन्होंने उनके द्वारा दिल्ली में कराए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की थी, जिसमें बिहार सरकार द्वारा सिटीजन चार्टर लागू कराए जाने के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और कैसे आम नागरिक का सशक्तिकरण इस कार्यक्रम के जरिए हुआ है, उस पर आयोजित एक वर्कशॉप में दोनों नेता अपने विचार शेयर करेंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम बोधगया मंदिर जाने का भी है। वैचारिक तौर पर हमारे सबसे ज़्यादा करीब पार्टी आम आदमी पार्टी है। उन्होंने दिल्ली के मंच से आह्वान किया है कि नीतीश कुमार एक कामयाब मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी मदद की जानी चाहिए। तो ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट और एप्रिसिएशन दोनों दलों और व्यक्तियों के नेताओं का भी है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जो हमने नारा दिया है, बढ़ता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार, इससे किसी जातीय या धार्मिक गठबंधन की बू नहीं आती है। जो आपने आरोप लगाया है वो भारतीय जनता पार्टी में जरूर सही साबित होता है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको पता है कि बिहार की जो जनता है राजनीतिक तौर पर बेहद जागरूक है। वो बीजेपी के एजेंडे में और आपके एजेंडे में आर्थिक विकास को ढूंढ रही है, जो नदारत है। हमारा विकास का एजेंडा ही एजेंडा है। हम किसी जाति, धर्म या जातियों के समूहों को गोल बंद करके चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जो हमने नारा दिया है, बढ़ता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार, इससे किसी जातीय या धार्मिक गठबंधन की बू नहीं आती है। जो आपने आरोप लगाया है वो भारतीय जनता पार्टी पर जरूर सही साबित होता है। किस तरह से रघुबर दास, जो पड़ोसी राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार में आकर के तेली सम्मेलन आयोजित करके गए हैं। किस तरह से महाराजा अशोक को कुशवाहा नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। किस तरह से प्रधानमंत्री की उपस्थिति में रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्रकवि थे, उनकी जाति को संबोधित किया जा रहा है। तो ये काम हम नहीं करते, ये भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री तक को भी अति पिछड़ा प्रधानमंत्री कह करके संबोधित किया है। तो हम पर ये आपका जो टीका टिप्पणी वो ठीक नहीं। जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते रहते थे पिछली बार कि अगर बिहार के जिन जगहों पर मैं बिजली नहीं ला पाया, वहां पर मैं दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा। हम अपने इस वायदे पर अडिग हैं। हमने कहा था कि कोई गांव नहीं बचेगा जहां बिजली नहीं पहुंचेगी। हम अपने वादे पर अडिग हैं। हम उस गांव में वोट मांगने नहीं जाएंगे जहां बिजली नहीं पहुंचे। चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, ताकि बिहार के जो लोग हैं वो दर दर रोजगार के लिए दूसरे स्टेट में ना जाए, जहां पर उन्हें दर बदर भटकना पड़ता है। तो इस पर आपकी राय क्या है? आपके सवाल का जवाब नीतीश कुमार जी के उन प्रयासों में जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में फ़र्क जब तक नहीं समझेंगे तब तक बात स्पष्ट नहीं होगी। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद केंद्र के द्वारा पोषित जितनी भी योजनाएं हैं, सब में 90% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी। जिन उद्योगों को यहाँ पे लाया जाएगा उन पे टैक्स के, सेल टैक्स के एग्जेम्पशन होंगे। ऊंचे पैमाने पर देश का पूंजीपति वर्ग और उद्योगपति बिहार की तरफ आकर्षित होगा। तब किसी बिहारी को मुंबई, लुधियाना या गुवाहाटी में अपमान झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रविशंकर प्रसाद की बात करें तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पेशल पैकेज का ऐलान किया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने धन्यवाद तक नहीं किया। एनडीए का जो 1.2 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो प्रोपेगेंडा है। इसमें लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए पुराने पैकेज में रीपैकेजिंग करके दिए गए हैं। और ये कोई एहसान नहीं होता है। राज्यों के, केंद्रों के जो संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, उसमें राज्यों से रेवेन्यू कलेक्ट होता है और उसका एक बड़ा हिस्सा राज्य की योजनाओं को नियोजित हेतु केंद्र की तरफ से दिया जाता है। ये हक है, ये याचना नहीं, ये भीख नहीं। आपके साथ एक तरफ नीतीश कुमार जैसे बेदाग चेहरे वाले व्यक्ति हैं, दूसरी ओर अगर बात करें तो दागदार लालू प्रसाद जैसे लोग हैं। तो विपक्षियों के सवालों के साथ साथ आप जनता के सवालों का किस तरह से जवाब देंगे? नहीं, हमारा कोई मजबूरी का नहीं, हमारा मजबूती का गठबंधन है। और लोकसभा चुनाव में जब हम भी, आरजेडी भी और कांग्रेस भी पराजित हुए थे, तो भाजपा की जो बढ़त है उसको रोकने में जनता दल यूनाइटेड अकेले सक्षम नहीं थे। लिहाजा हमने ये गठबंधन किया है। लालू प्रसाद जी हमारे गठबंधन के 40 साल पुराने पॉलिटिकल अलाई हैं और वो हमारी कोई मजबूरी है ऐसा करके नहीं मानते। उनसे हम मजबूत होते हैं ऐसा हम मानते हैं। आप लोग लगातार कहते आए थे कि लालू प्रसाद का राज यानी कि जंगल का राज। ऐसे में जब वो आपके साथ हैं तो जनता की अगर बात करें तो किस तरीके से आप जवाब देंगे? ये जो हमने नया गठबंधन बनाया है, नया गठबंधन सकारात्मक विचारों का, सकारात्मक प्रोग्रामों का गठबंधन है। इसका जो चेहरा है नीतीश कुमार, वो अपनी गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, भ्रष्टाचार रहित सरकार के लिए जाने जाते हैं। और हम बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं कि अगर वहाँ की जनता ने एक बार फिर अपना मताधिकार हमारे पक्ष में किया तो बिहार पहले से जो चल रही गति है उसको और तेजी के साथ पकड़ेगा। लेकिन अगर कोई चूक हुई तो जो बढ़ता हुआ कदम बिहार का है वो रुक जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि लालू प्रसाद से जो आप
का साथ हुआ है वो मजबूरी थी, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ खास वर्ग जो लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। लालू जी का साथ मजबूरी का नहीं, मजबूती प्रदान करने के लिए हुआ है। उनसे गठबंधन को बल मिला है। वो हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं है। हम समूचे समाज के सशक्तिकरण के पक्ष में हैं, जिसमें 50% की हिस्सेदारी महिला वर्ग। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति मंडल और कमंडल के भंवर से बाहर निकलकर राज्य को स्थिरता और विकास दे पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब तो भविष्य में ही पता चलेंगे। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए महुआ टीवी।